नेक्स्ट जो अपना टेस्ट है वो है सीमेंट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, तो देखिए सिंपली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मींस कि अपना सीमेंट जो है वो कंप्रेशन में कितनी वैल्यू तक सेफ है, बिना फेल हुए काम करेगा। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब अपन देखेंगे तो इसके बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में और बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस टेस्ट की कुछ कंडीशंस के बारे में लिखूंगा। तो यदि मैं बात करूंगा टेस्ट कंडीशन की, तो देखें जो टेम्परेचर होता है वो आपका रहेगा रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं बात करूँगा ह्यूमिडिटी की, तो जो आपकी ह्यूमिडिटी रहेगी वो जैसा कि हम देखते थे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी में सेम वैसे ही ये रहेगी 90%। यदि मैं बात करूँगा जो सीमेंट एंड सैंड का जो मोटार इसमें काम में लिया जाएगा, सीमेंट एंड सैंड मोटार, जो सीमेंट सैंड मोटार आप इसमें काम में लेंगे वो आपका रहेगा 1:3। जो अपन इसमें वाटर सीमेंट रेशियो यूज करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो जो हम यूज करेंगे इस जगह पर, वो आपका रहेगा 0.4 बाई वेट। 0.4 बाई वेट। जो हम साइज ऑफ मोल्ड यूज करेंगे, साइज ऑफ मोल्ड यूज करेंगे वो उसका साइज होगा 70.6 mm बाय 70.6 mm बाय 70.6 mm। ओके, तो देखें सिंपली समझ में आ रहा है। टेस्ट कंडीशन जो है आपकी, अपन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट निकालना चाहते हैं, उसके लिए टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी इज 90%, सीमेंट एंड सैंड का जो मोटार होगा उसका रेशियो 1:3 रहेगा, एंड वाटर सीमेंट रेशियो अपन 0.4 बाई वेट अडॉप्ट करेंगे। साइज ऑफ मोल्ड जो अपन क्रिएट करेंगे, चाहे वो 33 ग्रेड का है, चाहे 43 का है, चाहे 53 का है, तो उसको जब अपन ऑब्टेन करेंगे तो वो आपका रहेगा 70.6 एंड 70.6 mm का, जैसा कि अपन ग्रेड ऑफ सीमेंट को पढ़ते समय भी डिस्कस कर रहे थे। तो अब अगर मैं आगे बात करूंगा कि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट क्या होगा अपने टेस्ट के लिए, तो देखेंगे अपन वाटर रिक्वायर्ड जो वैल्यू रहेगी अपनी वो रहेगी P/4 + 3%। P/4 + 3% फॉर्मूले से अपन निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर। तो एक यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ P की, तो P इस जगह पर क्या है, P इज वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। जैसा कि अपन ने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या फिर IST एंड FST फाइंड आउट करते समय P को रिप्रेजेंट किया था, तो P इज द सेम वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। तो अपन ये समझ चुके हैं। अब यदि मैं बात करता हूँ कि जब अपन इसमें वाटर रिक्वायर्ड की बात होगी, जब मैं इसको मिक्स करूँगा, जब मैं सीमेंट जब बना रहा हूँ, तो सीमेंट के मोल्ड को बना लिया, तो उसका साइज फिक्स कर लिया, डायमेंशन सारी चीज़ें फिक्स कर ली। बात ये आती है कि जब इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, इस मोटार को जब मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो मिक्सिंग का पीरियड क्या होगा, तो याद रखें कि जो आपका मिक्सिंग पीरियड होगा वो कभी भी नॉट लेस देन 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन 4 मिनट। 3 मिनट से कम नहीं होना चाहिए एंड 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी कुछ टेस्ट कंडीशन है जो कि मैंने आपके सामने रखी है कि टेम्परेचर क्या होगा, ह्यूमिडिटी, सीमेंट सैंड रेशियो क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो, साइज ऑफ मोल्ड क्या होगा आपका। तो सारी चीज़ें जो अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ना आपको ब्रीफली आपको समझा दें कि ये कंडीशंस ये इस तरीके से अपन मेंटेन करके चलेंगे ताकि अपने टेस्ट का जो रिजल्ट आए वो बहुत ही अच्छा आए। तो अगर मैं अब बात करूँगा कि कौन सा अपन एपरेटस यूज़ करेंगे, तो याद रखें जो अपना एपरेटस यूज़ होगा, एपरेटस वो होगा आपका UTM मशीन, यानी कि UTM मीन्स यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। द फुल फॉर्म ऑफ UTM है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपकी यूज होगी। ओके,
अब बात करूंगा कि मैं यदि इमर्जन ऑफ क्यूब्स की बात करता हूँ, इमर्जन ऑफ क्यूब इन वाटर, मैं पहले पूरा आपके लिए डाटा इंटरप्ट तैयार कर रहा हूँ, डाटा एक डाटा बॉडी, और उसके बाद आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा कि किस तरीके से टेस्ट होगा। सो इमर्जन ऑफ क्यूब इन वाटर फॉर 7 days। ओके, जो आपके सीमेंट के मोल्ड को जब प्रिपेयर आप कर रहे होंगे, मोल्ड में जब आप एक क्यूब बना रहे होंगे, तो उस क्यूब में जिस टैंपिंग रॉड का यूज़ किया जाएगा, उस टैंपिंग रॉड का जो आगे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा बुलनोज टाइप का होता है। और यदि मैं इसके साइज़ की बात करूँगा तो इसकी लेंथ होगी 60 सेंटीमीटर एंड इसका डाया होगा 16 mm। ये आपका जो पार्ट है ये बुलनोज शेप का दिखाई देता है, बुलनोज। तो देखिए आपके सामने डाटा पूरा तैयार हो चुका है। तो डाटा के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं कि जब मैं सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक कर रहा हूं तो उस जगह पर जब मैं 1/3 रेशियो का सीमेंट सैंड मोर्टार मिक्स कर रहा हूं और उसका जब मैं एक मोल्ड प्रिपेयर कर रहा हूं तो उस मोल्ड का साइज 70.6 बाई 70.6 बाई 70.6 होगा। उसको बनाते समय जो पानी की मुझे रिक्वायरमेंट होगी वो P/4 + 3% होगी, जहाँ P इज द वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए स्टैंड कर रहा है। यदि मैं बात कर रहा हूँ उस जगह पर कि मिक्सिंग के लिए, तो 3 मिनट से कम मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए एंड 4 मिनट से ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा रूम टेम्परेचर पे टेस्ट होगा 90% ह्यूमिडिटी के अंडर। साथ में इसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आपकी काम आएगी, जिसमें आप क्या करते हैं, अपने मोल्ड को प्रिपेयर करके, पहले मोल्ड जब आपने प्रिपेयर किया है, जब आपने अपने क्यूब को प्रिपेयर किया है मोल्ड के अंदर, तो उस क्यूब को आप 7 डेज की क्यूरिंग के लिए आप पानी में रख देते हैं। पानी में क्यूरिंग होने के बाद जब उसको अपन वाइप आउट करके जब अपन यूटीएम मशीन में रखेंगे तो नीचे से बेस प्लेट होगी जिसके ऊपर अपना क्यूब रखा होगा, और ऊपर से जब अपन लोड अप्लाई करेंगे तो वो लोड कितनी वैल्यू तक बिना फेल हुए उस क्यूब द्वारा सहन किया जाएगा, उसी को हम कह रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो जिस टैंपिंग रॉड से अपन मोल्ड को फिल करेंगे, जिससे कि अपने पास एक वेटर क्यूब, कॉम्पैक्टेड क्यूब बन के निकलेगा, उसका साइज भी 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है एंड 16 mm उसका डाया होता है। एंड इसका जो माउथ आगे वाला जो पार्ट होता है इट इज़ बुलनोज टाइप, जिससे कि कॉम्पैक्शन अच्छे तरीके से, कॉम्पैक्शन में एयर वॉइड्स का ब्रीड आउट करना और एयर वॉइड्स को बाहर निकालना अपने एक स्ट्रक्चर में से, अपने एक पेस्ट में से। ओके, तो देखिए यदि मैं इसके रिजल्ट की बात करता हूँ, टेस्ट रिजल्ट की, तो देख सकते हैं आप, टेस्ट रिजल्ट इज 3 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो आपकी रहेगी 11.5 Nm/mm²। यदि मैं इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना चाहूँ तो 115 kg/cm², ये वैल्यू हो जाएगी। यदि मैं इसी वैल्यू को निकालना चाहता हूँ 7 डेज के लिए तो ये वैल्यू आपकी होगी 17.5 Nm/mm²। और यदि इसी वैल्यू को मैं kg/cm² में निकालना चाहूँगा तो ये वैल्यू 175 kg/cm² आपको ऑब्टेन हो चुकी होगी। तो ये आपका टेस्ट डाटा विद बॉडी एंड रिजल्ट आपके सामने है फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट के लिए। यदि मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जब मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो आपसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके एई या जेई के एग्जाम्स के अंदर, वो आपको बहुत ही पॉपुलर है। आपसे मोल्ड साइज आपसे पूछ सकता है, क्यूब का साइज क्या होगा, या फिर आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, क्यूरिंग का पीरियड कितना होगा, या टैंपिंग रॉड के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो कि एक एक करके मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, बहुत ही अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बताया ताकि ये बिल्कुल ही कंफ्यूजेबल नहीं हो। तो साथ में यदि मैं अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपके सामने जो टेस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, इट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ एज वेल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ जिस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मीन कंप्रेशन में अपना सीमेंट बिना फेल हुए कितनी वैल्यू तक स्ट्रेसेस को या स्ट्रेंथ ऑब्टेन कर सकता है या फिर लोड को सहन कर सकता है, इसी तरीके से टेंशन में भी अपना सीमेंट कितने आसानी से बिना फेल हुए कितनी वैल्यू को या कितने टेंसाइल लोड को इजीली सस्टेन कर सकता है, उसे अपन बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। यदि मैं बात करूंगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट की, तो उस जगह पर पहले एक चीज हमेशा याद रखें कि कंक्रीट जब बनाई जाती है
तो सीमेंट का मेन रोल होता है कंक्रीट के अंदर। तो बात करूंगा कि जिस तरीके से ये जो सीमेंट है वो ही कंक्रीट को आगे जाकर ब्रिटल फॉर्म में चेंज कर रही है। तो आप बात समझें कि सीमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेशन का 10 to 15% होती है। मींस टेंसाइल स्ट्रेंथ of cement equals to 10 to 15% of compressive strength। यदि मैं बात करूंगा यहाँ पर टेस्ट कंडीशन की, तो टेम्परेचर जो होगा आपका वो सेम रहेगा 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं बात करूंगा ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी भी इस जगह रहेगी सेम 90%। यदि मैं बात करूंगा वाटर रिक्वायरमेंट की, तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट इस जगह होगी P/5 + 2.5%। ये आपकी वाटर रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो इसके बाद यदि मैं देखूं, जैसे कि वहां पर 70.6 का अपन क्यूब प्रिपेयर कर रहे थे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए, यहाँ पर अपन जो यूज करेंगे वो होगा आपका 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का ब्रैकेट। तो 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के आप 6 ब्रैकेट यहाँ पर तैयार करते हैं। 6 ब्रैकेट्स आर प्रिपेयर्ड, और इन 6 ब्रैकेट्स का यदि एवरेज आप स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, एवरेज स्ट्रेंथ, तो इनका जो 6 ब्रैकेट्स का जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी वही आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाएगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी कहलाएगी। ओके, तो यदि मैं बात करता हूँ सीमेंट की 3 डेज की टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये मैं इसको बॉक्स में आपको समझा देता हूँ। इसका आंसर, इसका रिजल्ट अपन देख लेते हैं। मैं आपको बॉक्स प्रिपेयर करके समझा देता हूँ रिजल्ट। तो देखते हैं डेज एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, सो 3 डेज की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो 2 Nm/mm² एंड फॉर 7 डेज इट इज 2.5 Nm/mm²। सो अपने सामने आप प्रिपेयर हो चुका है आपके सामने टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ किस तरीके से निकलेगी। जैसा कि आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 70.6 × 70.6 × 70.6 mm का एक क्यूब प्रिपेयर कर रहे थे एक मोल्ड की हेल्प से, और बाद में उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे थे। इसी तरीके से यहाँ पर सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ एक बेसिक नॉलेज की, एक 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का एक ब्रिकेट होता है। इसी तरीके के 6 ब्रिकेट तैयार किए जाते हैं, और 6 ब्रिकेट्स का जो एवरेज स्ट्रेंथ निकाली जाएगी, एवरेज जो टेंसाइल स्ट्रेंथ यूटीएम मशीन की हेल्प से जो अपन एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालेंगे वही वैल्यू आपकी फाइनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कहलाएगी। यहाँ पर टेम्परेचर में आपको बता चुका हूँ, ह्यूमिडिटी में आपको बता चुका हूँ, एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 10 to 15% होता है। साथ में वाटर रिक्वायरमेंट इस जगह जो अपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो वैल्यू थी उनसे थोड़ी डिफर है, जो वहाँ पर P/4 + 3% होती थी, जहां पर P/5 + 2.5% होती है। जहां पर P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए जो पानी की मात्रा है। तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, तो अपन इस चीज को भी समझ चुके हैं अच्छे से। चलिए अब यहाँ पर अपने टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं सीमेंट के। इस जगह तक अपन टेस्ट पढ़ चुके हैं। अपन ने कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ा जिसमें कि अपन साथ में विकेट एपेटस यूज़ करते थे, जहाँ पे फर्स्ट IST, FST एंड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी तीनों के लिए अपन विकेट एपेटस यूज़ करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं
10 mm का आपका प्लंजर जिसका वेट होता है 295 से 300 ग्राम। यदि मैं बात करता हूँ IST, तो IST के लिए अपन 1 mm का नीडल यूज़ करते हैं, जिससे कि OPC के लिए IST की वैल्यू निकल के आती है आपकी 30 मिनट के लिए। 30 मिनट से कम कभी भी IST नहीं होनी चाहिए OPC सीमेंट के लिए। यदि बात करता हूँ FST फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, तो अपन यूज़ करते हैं 5 mm का कॉलर, और फाइनल सेटिंग टाइम फॉर OPC शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स। 10 घंटे से ज़्यादा कभी भी OPC के लिए आपकी फाइनल सेटिंग टाइम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक अपने ये चीज़ समझ में आ गई है। अभी जो अपन समझ रहे हैं कि उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल साउंडनेस टेस्ट अपन ने पढ़ा कि साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, साउंडनेस किस किस के लिए किया जाता है। तो LSM कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता चुका हूँ कि लाइम, सल्फर एंड मैग्नीशिया के लिए, लाइम के लिए आपका ली चैडली एपिडस, मैग्नीशिया के लिए आपका ऑटोक्लेव, बट नो टेस्ट इज अवेलेबल फॉर सल्फर। इसी तरीके से फाइननेस टेस्ट किया जाता है। तो दो तरीके का आपने कॉन्सेप्ट समझ में आएगी, दो तरीके के मेथड वहाँ भी यूज करते हैं। एक होता है सीव एनालिसिस और एक आपका यूज होता है एयर परमेबिलिटी टेस्ट। तो सीव एनालिसिस के यदि रिजल्ट में देखूंगा तो उसमें प्रोसीजर ये है कि 100 ग्राम सीमेंट आप लीजिए, 100 ग्राम सीमेंट को 90 माइक्रोन की सीव से 15 मिनट तक शेक करके पास कीजिए। तो जो रेसिडुअल बचता है वो आपका फाइननेस वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए कहता है। तो अब मैं बात करूंगा उसके रिजल्ट की। तो OPC के लिए फाइननेस की वैल्यू कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से हाई एल्यूमिना सीमेंट या आपके रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए जो वैल्यू जो निकाली जाती हैं उस अलग अलग तरीके से इनकी अपन वैल्यूज ऑब्टेन करते रहते हैं। इसी तरीके से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट अपन ने पढ़ा, टेंसाइल स्ट्रेंथ अपन टेस्ट अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि ली चैडलियर एपरेटस से या ली चैडलियर फ्लास्क से अपन यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट कि आपके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो सरफेस एरिया जो कि अपन ने निकाला था साउंडनेस टेस्ट के अंदर, तो साउंडनेस टेस्ट के फाइननेस टेस्ट के अंदर, तो फाइननेस टेस्ट में जो अपन ने सरफेस एरिया निकाला है वो सरफेस एरिया किस तरीके से अपन अलग अलग सीमेंट टाइप ऑफ सीमेंट के लिए क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो वो चीज़ अपन देखेंगे। मैं यहाँ पर जो आपके लिए टेस्ट बना रहा हूँ, हेयर आई एम राइटिंग टाइप ऑफ सीमेंट एंड हेयर आई एम राइटिंग सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सो यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो सबसे पहला मैं पॉइंट लिख दिया आपके लिए, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दैट इज OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यदि मैं बात करूँगा HAC के लिए, यदि मैं बात करूँगा हाई एल्यूमिना, सॉरी I will talk about RSC, it means रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए यदि मैं बात करता हूं तो ये वैल्यू होती है 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यदि मैं बात करूंगा LHC मीन्स लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट, तो देखें लो हीट सीमेंट की यदि मैं बात करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यदि मैं बात करता हूं PPC के लिए, ये मीन्स पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट, तो पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट के लिए ये वैल्यू हो जाती है 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। यदि मैं बात करता हूं हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए, सो फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट इट इज अगेन 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये आपकी वैल्यू हो चुकी है। एंड फाइनली एट 6 नंबर सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। तो जो आपका सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट होगा उसके लिए ये वैल्यू होती है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो सिंपली फॉर OPC इट इज
2250 centimeter square per gram. For RSC it is 3250 centimeter square per gram. For LSC it is 3200 centimeter square per gram. For Portland Pozzolanic Cement PPC it is 3000. For high alumina cement it is 2250, and for finally सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट इट इज 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो यहाँ पर जितने भी मैंने आपके सामने नाम रिप्रेजेंट किए हैं उन सभी नामों के अकॉर्डिंग आपको सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करके मैंने आपको समझा चुका हूँ, और इसको आपको बेसिकली इस टेबल को आप याद रखेंगे, जिसमें से जो मोस्ट कॉमन जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपके ये दो हैं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको सभी को बता दिया है। फर्स्ट इज ओपीसी एंड सेकंड इज आरसीसी। 2250 एंड 3250 आर मोर इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सीमेंट। तो अपन यहाँ तक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, जितने भी आपके टेस्ट हैं उन सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। तो देखेंगे अपन टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में। टाइप ऑफ सीमेंट में मैं सबसे पहले आपके लिए बताने वाला हूँ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ सीमेंट। सो टाइप ऑफ सीमेंट में जो सबसे पहला अपना जो सीमेंट होगा दैट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हो। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो एक बार अच्छे से समझें कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या है। देखिए नाम से पता चल रहा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। हाँ, एक चीज और अच्छे से समझें, एक और सीमेंट अपन आगे पढ़ेंगे, इट इज क्विक सेटिंग सीमेंट। It is rapid hardening cement, and the second one we will discuss further, that will be rapid hardening cement is now we are discussing, and after that in further situation we will also discuss about quick setting cement. So is that same that we are discussing the rapid hardening cement or quick setting cement are same as per name? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि रैपिड हार्डनिंग मीन्स एक ऐसा सीमेंट जो रैपिडली हार्ड होने लग जाए, रैपिडली सूखने लग जाए, तो क्या उसको अपन कहेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। और दूसरी जगह पर मैं कह रहा हूं क्विक सेटिंग सीमेंट, यानी कि जो क्विक सेट होने लग जाए तो उसको अपन क्विक सेटिंग सीमेंट बोलेंगे। बट बोथ कंडीशंस आर डिफर फ्रॉम ईच अदर टोटली। तो समझेंगे बात को कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट और क्विक सेटिंग सीमेंट में बिग डिफरेंस क्या है। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, साथ में यहां पर भी एक छोटा सा डिस्कशन करूंगा, लेकिन बाद में उसको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मींस, रैपिड हार्डनिंग मीन्स स्ट्रेंथ गेन करना। तो एक ऐसा सीमेंट जो जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, मीन्स इनिशियल स्ट्रेंथ जिसमें जल्दी से आने लग जाती है, उसे हम कहेंगे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सिंपली इसको अपन कह देते हैं RHC। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सीमेंट के लिए हम कौन सा कोड यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे कोड्स के बारे में भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने लिखा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसको बनाया कैसे जाएगा। देखिए जितने भी मैं सीमेंट आपको बता रहा हूं वो सभी OPC से ही बनते हैं, कुछ स्पेशल सीमेंट्स को छोड़ के। तो जो स्पेशल सीमेंट से बनते हैं या OPC से जो बन रहे हैं तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है वो यदि मैं OPC में कुछ चेंजेस कर देता हूं, वो चेंजेस किस तरीके से होंगे, चेंजेस इस तरीके से होंगे कि यदि मैं C3S की परसेंटेज को इंक्रीज कर देता हूं एंड C2S की परसेंटेज को डिक्रीज कर देता हूं, तो अपने पास जो सीमेंट ऑब्टेन होगा दैट विल बी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सिंपली हम सब लोग जानते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में कि C3S ज़्यादा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको जल्दी से इसकी स्ट्रेंथ को गेन करना स्टार्ट करना है। स्ट्रेंथ गेन मींस इनिशियल स्ट्रेंथ शुड बी गेन फर्स्ट। सो इनिशियल स्ट्रेंथ के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जब मैंने आपको बॉक्स कंपाउंड पढ़ाया था तब बताया था C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल स्ट्रेंथ। सो हमें C3S की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड C2S की वैल्यू को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, तो उस जगह पर अपने को रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑब्टेन होगा। जनरली मैं आपको अगर बात करूं कि ये इतना हार्ड होता है कि मैं अगर इसका कंपैरिजन करता हूं OPC के साथ, तो देखें यदि स्ट्रेंथ के कंपैरिजन की जाए, स्ट्रेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेंथ का रेशियो के फॉर्म में। सो यदि मैं बात करूं कि यदि OPC की जो एक दिन की स्ट्रेंथ होगी, OPC एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ RSC, तो देखें कि OPC जिस स्ट्रेंथ को 3 दिन में ऑब्टेन करता है उसे RSC 1 दिन में ऑब्टेन कर लेता है।
ओपीसी जिस स्ट्रेंथ को 7 डेज में स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है उसे आरएससी 3 दिन में ऑब्टेन कर लेता है। बहुत सिंपल सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बनेगा। यदि ओपीसी में मैं C3S की मात्रा को ज़्यादा कर दूं, C2S की मात्रा को कम कर दूं, साथ में स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगा, तो ओपीसी जितनी स्ट्रेंथ 3 दिन में ऑब्टेन करेगा आरएससी उतना 1 दिन में कर लेगा, और ओपीसी जितना 7 दिन में स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करेगा वहीं ये आरएससी इसको 3 दिन में ऑब्टेन कर लेगा। तो ये चीज़ आपको सिंपली समझ में आ गई है। ओके, यदि मैं बात करूंगा इसके यूजेस की या इसकी वैलिडिटी की कि इसको कहाँ के लिए ये वैलिड होता है, तो देखिए सबसे पहली बात, ये रिपेयर वर्क्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला सीमेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर रिपेयर वर्क्स, तो रिपेयर वर्क्स के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। दूसरे यदि मैं बात करूं, ये जो ठंडे मौसमों में इसको कूल वेदर जो होगा उसमें अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं इसको यदि अपन इसको सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं और मान लीजिए किसी जगह पर ऐसा है कि आपको विंटर जैसी सिचुएशन बन रही है। विंटर मीन्स जिस जगह पर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर यदि ज़्यादा होगा तो जल्दी से हार्ड हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर यदि ज़्यादा नहीं है, कम है, सर्दियों का मौसम है, तो उस जगह पर हमें और ये ज़रूरी होगा कि हम अपने सीमेंट को जल्दी से हार्ड करने की कोशिश करें, जिससे कि वो जल्दी से लोड को बियर करने के लिए कैपेबल हो जाए। तो अगर मैं कह सकता हूँ इसको कि इन विंटर में हम इसको, या विंटर जो वेदर होता है उसमें हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, ये इसका यूज़ हो सकता है। तीसरा इसका यूज़ हो सकता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर शटरिंग को या फॉर्म वर्क को बहुत इमीडिएटली रिमूव करना हो, तो इफ शटरिंग हैव टू रिमूव immediately, so there we can use रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, एंड इसका यूज़ हम प्रीकास्ट मेंबर में भी कर सकते हैं। तो फाइनल इसका मैं एक और यूज़ लिख रहा हूँ आपके लिए कि इसको हम प्रीकास्ट मेंबर में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली फॉर रिपेयर वर्क्स के लिए विंटर वेदर में, या फिर जहाँ पे टेम्परेचर कम हो उस जगह पर, नेक्स्ट जहाँ पर शटरिंग को वो जल्दी इमीडिएटली रिमूव करना हो उस जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रीकास्ट मेंबर्स में भी अपन यूज़ कर सकते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। यदि मैं नेक्स्ट सीमेंट की बात करूँ, इट इज़ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सो देखेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, नाम से पता चल रहा है कि ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से भी ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करेगा। सो सेकंड इज एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट देखिए किस तरीके से बनाया जाएगा कि यदि मैं जो आपने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अभी बनाया था उस सीमेंट में यदि मैं CaCl2 को मिला दूं तो मेरे पास जो सीमेंट मिलेगा इट इज़ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। सो हमें जो सीमेंट मिला है RHC प्लस CaCl2 से उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो देखें जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिला उसमें ये CaCl2 क्या काम कर रहा है। CaCl2 इज एक्सेलरेटर क्या करता है, स्पीड को फास्ट कर देता है। तो एक्सेलरेटर CaCl2 अपन मिला रहे हैं RHC के अंदर, तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अपने को ऑब्टेन हुआ है। लेकिन हमेशा रखें कि CaCl2 की वैल्यू 2% होती है। कितनी होती है? CaCl2 इज 2% फॉर मेकिंग ऑफ ERSC। अब मैं बात करूंगा कि ये कितना टाइम लेता है सूखने में। देखिए सारे जितने भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, PPC, RHC, OPC, जितने भी सीमेंट मैं आपको बताऊंगा उन सबका एक टेबल फॉर्म में आपको बताऊंगा किसकी इनिशियल सेटिंग टाइम कितने होता है, किसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। ठीक है, तो देखें CaCl2 की मात्रा इसमें 2% होती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसका मिक्सिंग, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन, ये सभी टोटली 20 मिनट के अंदर
हो जाते हैं। जितना भी इसके अंदर प्रोसेस होता है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मिक्सिंग हो गया, कॉम्पैक्शन हो गया, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं वो टोटली 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबसे मेन चीज़ इसके बारे में बात करूं कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज 20 to 25% मोर देन OPC। OPC से ये 20 to 25% ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑब्टेन करता है। ओके, तो सब समझ में आ चुका है आपके एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कैसे बनेगा, CaCl2 एक्सेलरेटर के फॉर्म में कितने % में मिलाया जाएगा, या मिक्सिंग ट्रांसपोर्टेशन में कितना समय मिलेगा, और उसकी स्ट्रेंथ किस तरीके से अपन ऑब्टेन करेंगे। तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी है। यदि मैं बात करता हूँ सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की, तो देखेंगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्या होता है। देखें, सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। तो देखते हैं सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट अपना क्या होता है। इट इज नंबर 3rd। सो देखें, एक ऐसे जब इस सीमेंट को हम बनाना चाहते हैं तो इस सीमेंट को बनाने के लिए C3S एंड C2S की परसेंटेज को इंक्रीज करना होगा एंड C3A एंड C4AF की परसेंटेज को हमें डिक्रीज करना होगा। तो अपने पास सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट अपने पास बनके तैयार हो चुका होगा। जैसा कि मैंने आपको तब समझाया था इस बात को जब मैं आपको बॉक्स कंपाउंड का सबसे पहला कंपाउंड C3A समझा रहा था। मैंने बताया था यदि किसी जगह पर किसी सीमेंट में C3A की परसेंटेज ज़्यादा होगी, यदि C3A का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो उस जगह पर सल्फेट रेजिस्टेंस कैपेसिटी सीमेंट की कम हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगा सल्फेट रेजिस्टेंस में। तो इसीलिए यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट में हमेशा C3A की मात्रा कैसी होनी चाहिए, कम। और साथ में बता भी देता हूँ कि इसकी मात्रा कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट के अंदर। यदि मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ तो ये मैराइन स्ट्रक्चर में आपके लिए काम आता है। दूसरा, ये सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ इसके बारे में कंप्लीटली बात कर चुका हूँ, तो सिंपली यदि मुझे सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट बनाना है तो मैं C3 C2S की परसेंटेज को इंक्रीज करूंगा एंड C3A एंड C4F की परसेंटेज को डिक्रीज करूंगा। नेक्स्ट वन इज C3A हमेशा 5% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट के लिए, और ये सीमेंट मैराइन स्ट्रक्चर और सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो आपका नेक्स्ट सीमेंट है दैट इज पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। द नेक्स्ट वन इज fourth one is Portland slag cement। ओके, सो हम किस तरीके से बनाएंगे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट को, तो देखते हैं। PHC पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट इज मेड फ्रॉम, फर्स्ट इज OPC प्लस फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और फर्नेस स्लैग प्लस जिप्सम इन करेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट किस तरीके से बनेगा कि यदि मैं PHC को बनाना चाहता हूं तो यदि मैं OPC में फर्नेस स्लैग प्लस जिप्सम इन करेक्ट प्रोपोर्शन में मिला देता हूं तो मेरे पास PHC पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट मिलके बनके तैयार होता है। देखें, मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली समझाता हूं कि PHC मीन्स पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, द सेकेंड इज PPC Portland pozzolanic cement and also the slag cement Portland PPC Portland pozzolanic cement जो आपका है। ओके, तो ये जो दोनों सीमेंट है ये आपका लो हीट सीमेंट, ये जो 3 सीमेंट हैं इन तीनों में ही आप याद रखेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन हमेशा
कम होता है। मैं तीनों के नाम इस जगह पे मेंशन कर देता हूँ, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलैनिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट। इन तीनों में हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू हमेशा कम होती है, ये चीज़ हमेशा आप याद रखेंगे। तो देखें, मैं आपको बता चुका हूँ पीएससी किस तरीके से बनेगा। यदि मैं इसके बारे में और आपको हेल्प करें, अगर अपन आगे चीज़ें हेल्प करता हूँ कि आपके बताता हूँ कि इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें अपन इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, तो देखें किस चीज़ में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट विल बी लेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट विल बी लेस। यदि मैं बात करता हूँ ये किस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये केमिकल इफेक्ट से बचाने के लिए, केमिकल इफेक्ट से बचाने में ये बहुत अच्छा होता है। केमिकल इफेक्ट के लिए जो इसका रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई रहता है। और ये सूटेबल कहाँ के लिए, इसका यूजेज अगर मैं देखूँ तो यह है सूटेबल फॉर मैराइन स्ट्रक्चर, मैराइन स्ट्रक्चर। तो ये मैराइन स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल होता है। ओके, तो अपन समझ चुके हैं पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट किस तरीके से बनेगा, कहाँ कहाँ के लिए सूटेबल होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू कहाँ होगी और केमिकल इफेक्ट से कितना ज़्यादा ये इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट सीमेंट है इट इज़ लो हीट सीमेंट। तो लो हीट जो सीमेंट है उसको सिंपली अपन अपोजिट मान सकते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का। जो आपका नेक्स्ट है इट इज 6 लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट LHC। तो देखें लो हीट सीमेंट में जो मेन चीज़ है वो हमेशा याद रखें दैट C2S की जो वैल्यू है वो अपन इंक्रीज कर देते हैं। यदि मैं बात करता हूँ C3S की वैल्यू के लिए, तो C3S की वैल्यू को अपन डिक्रीज कर देते हैं। तो अपने पास जो सीमेंट बन के तैयार होता है दैट इज कॉल्ड लो हीट सीमेंट। तो आपके पास लो हीट सीमेंट बन चुका है। मैं अभी इससे पहले वाले टाइप ऑफ सीमेंट में आपको बता रहा था कि लो हीट सीमेंट, स्लैग सीमेंट एंड PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलैनिक सीमेंट, तीनों में ही हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू कम होती है। तो मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, लो होगी। हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू यहाँ पर लो होगी। यदि मैं स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझता हूँ, जैसा कि मैंने रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में समझा था, तो यदि स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट से यदि मैं इसको समझूँ, देखें जैसे कि जब मैं बात कर रहा था रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, तो जो स्ट्रेंथ OPC 3 दिन में ऑब्टेन करता है वो वही RSC उसको 1 दिन में ऑब्टेन कर लेता है। और जिस जगह OPC 7 डेज में ऑब्टेन करता है उसी चीज़ को RSC 3 डेज में ऑब्टेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट अपन सेक्शन देखेंगे कि यदि मैं बात करूँगा डेज फॉर OPC एंड डेज फॉर LHC, लो हीट सीमेंट, तो जब OPC जिस स्ट्रेंथ को 1 डे में ऑब्टेन करता है, LHC उसी स्ट्रेंथ को 3 डेज में ऑब्टेन करता है। OPC जिस स्ट्रेंथ को 3 डेज में ऑब्टेन करता है, लो हीट सीमेंट उसी स्ट्रेंथ को 7 डेज में ऑब्टेन करता है। तो ये सेम टू सेम अपोजिट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के, टोटली अपोजिट ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके, यदि मैं इसके यूजेस के बारे में देखूंगा, यूजेस के बारे में, तो देखेंगे इसके यूज़ कहाँ पर होगा। तो हमेशा याद रखें इसका यूज़ मास कंक्रीटिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से मास कंक्रीटिंग के लिए। और यदि यहाँ पर देखूंगा मास कंक्रीटिंग के लिए भी, फॉर एग्जांपल डैम एंड डैम, रिजर्वायर, रिटेनिंग स्ट्रक्चर और ब्रिजेस, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं जहाँ अपन मास कंक्रीटिंग करते हैं उस जगह पर। तो आपके सामने लो हीट सीमेंट भी आपको समझ में आया है बहुत ही सिंपली, जो कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का टोटली अपोजिट है। अब मैं जो नेक्स्ट आपके लिए बता रहा हूँ दैट इज क्विक सेटिंग सीमेंट। ओके, तो अपन पढ़ रहे हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट इट इज नंबर 7th। तो देखें मैं आपको बता रहा था कि क्विक सेटिंग सीमेंट
और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दोनों किस तरीके से डिफर करते हैं। सो रैपिड हार्डनिंग मींस जब जल्दी से स्ट्रेंथ आना हम चाहते हैं कि अपने सीमेंट के अंदर जल्दी से स्ट्रेंथ आए, वहां पर अपन यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। लेकिन क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब है एक ऐसा सीमेंट जो जल्दी से ड्राई होने लग जाएगा, जो जल्दी से सूखने लग जाएगा। तो इसको यदि अपन देखें तो यदि मैं क्विक सेटिंग सीमेंट बनाना चाहता हूं तो क्विक सेटिंग सीमेंट में हमेशा यदि मुझे जल्दी से सीमेंट को सुखाना है तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, आप जिप्सम की मात्रा को कम कर दीजिए। तो क्या करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट आपका कैसे बनेगा, यदि मैं ओपीसी में जिप्सम की कम मात्रा रखता हूं, ओपीसी में यदि मैं जिप्सम की मात्रा को कम रख देता हूं तो मेरे पास क्विक सेटिंग सीमेंट बनके तैयार हो जाएगा। और ये सीमेंट अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए। ओके अब देखें एक स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है IRS T40 सीमेंट। तो एक सीमेंट है दैट इज IRS T40 सीमेंट। ये बिल्कुल लेटेस्ट और बहुत ही पॉपुलर सीमेंट है। इस सीमेंट को टाटा कंपनी ने डिस्कवर्ड, मैं लिख देता हूं इस जगह पर, डिस्कवर्ड बाय टाटा in 1995। so it is a latest type of cement। अब देखें इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज हमेशा याद रखें आप, IRS मीन्स इंडियन रेलवे स्लीपर, इंडियन रेलवे स्लीपर। तो इस सीमेंट का यूज रेलवेज के स्लीपर बनाने में किया जाता है। सो इट इज यूज फॉर इंडियन रेलवे स्लीपर। तो आपको ये चीज भी समझ में आ चुकी है। देखिए अब हम देखेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट को। तो देखेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट को किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे मेन चीज़, इसको क्यों बनाया जाता है, तो जब किसी सीमेंट में हमें अर्ली अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑब्टेन करनी हो तो उस जगह हम हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज़ करते हैं। यहीं पर अगर मैं बात करूं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट को हम बनाते किस तरीके से हैं, तो ओपीसी में यदि मैं CaCO3 प्लस बॉक्साइट यदि मैं मिला देता हूं तो वहां पर अपने पास HAC बन के प्रिपेयर हो जाता है। ये रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल इफेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इट हैज़ रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल इफेक्ट। और यदि मैं इसके यूज़ की बात करूँगा तो इट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर मैराइन स्ट्रक्चर। ये मैराइन स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट सूटेबल होता है। तो आपके सामने काफ़ी सारे पॉइंट आपको पता चले हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए कि इसकी अर्ली अल्टीमेट स्ट्रेंथ जब अपने को ऑब्टेन करनी हो किसी सीमेंट में तो अपन हाई एल्यूमिना सीमेंट यूज़ करेंगे। इसको CaCO3 प्लस बॉक्साइट को ओपीसी में मिक्स करके अपन बनाते हैं। एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा केमिकल इफेक्ट के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करता है एंड बेस्ट सूटेबल होता है ये मैराइन स्ट्रक्चर के लिए। अब इसके बाद अपन सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने एक टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पोर्टलैंड पोज़ोलैनिक सीमेंट। तो अपन अच्छे से देखेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलैनिक सीमेंट को, जिसे अपन शॉर्ट में PPC के नाम से जानते हैं। सो देखिए सिंपली मैं आपको इसके बारे में कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है व्हाट आर पोज़ोलैनिक मटेरियल। सबसे पहली बात आती है व्हाट आर पोज़ोलैनिक मटेरियल। सो सबसे पहले एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कई बार आता भी है, दैट पोज़ोलैनिक मटेरियल आर। सो हम इसे याद रखेंगे, पोज़ोलैनिक मटेरियल आर हाईली सिलीसियस एंड हाईली एल्यूमिनियस। तो पहला अपना जो पॉइंट याद रखेंगे वो आप याद रखें कि
पोजोलैनिक मटेरियल आर हाईली सिलिशियस एंड हाईली एल्यूमिनियस। तो आपको ये समझ में आ गया है अभी। तो पोजोलैनिक मटेरियल हाईली सिलिशियस हाईली एल्यूमिनियस तो होती है, लेकिन पोजोलैनिक मटेरियल होती क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखें, एक ऐसी मटेरियल जिनकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ऐसी मटेरियल जिनकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब इनको सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है तो इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसकी? सीमेंट में जब इनको मिक्स कर दिया जाएगा तो उस पेस्ट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मीन्स आप समझे वापस से कि पोजोलैनिक मटेरियल की खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब इनको सीमेंट में मिक्स किया जाता है तो ये लाइम और वाटर के संग रिएक्शन करके CHS जेल बनाती हैं और उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखें, और जितने भी पोजोलैनिक मटेरियल हैं वो सारे के सारे फ्यूज मटेरियल भी कहलाते हैं। सो पोजोलैनिक मटेरियल आर हाईली सिलिशियस एंड हाईली एल्यूमिनियस। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, these material have no binding property, इनकी कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये चीज़ भी याद रखें। these material have no binding property। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल फ्लाई ऐश, यहाँ पर कह सकते हैं सुर्खी, ETC। ये इस तरीके के एग्जाम्पल है। मैं आपको बताऊंगा सुर्खी क्या है, फ्लाई ऐश क्या है, जब मैं आगे आपके नई चैप्टर्स जब आपको BMC में बताऊंगा उस टाइम पर मैं आपको सुर्खी एंड जब मैं ब्रिक पढ़ा रहा हूँ तब सुर्खी एंड फ्लाई ऐश के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। ओके, तो देखें, जो मटेरियल जिनकी कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुका हूँ। जो हाईली सिलिशियस, जिनमें सिलिका और एल्यूमिना के जो कंपोनेंट हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं पोजोलैनिक मटेरियल। तो सिंपली मैंने बोला कि जो अपने पोजोलैनिक मटेरियल होते हैं उनकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन जब इनको CaOH का होल ट्राइस, इट इज़ कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यदि मैं इसको बोलूँ, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम, और जब ये H2O के संग रिएक्शन करती है तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ CHS जेल। तो देखें, ये जो आपका पोजोलैनिक मटेरियल है इसकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो बाइंडिंग प्रॉपर्टी, लेकिन जब ये CaOH होल ट्वाइस प्लस H2O के संग रिएक्शन करती है तो जो CHS जेल बनता है इसकी हाई बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, इट हैज़ हाई बाइंडिंग प्रॉपर्टी, इनकी हाई बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। सिंपली पोजोलैनिक मटेरियल के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिली है, आपको कुछ चीज़ें पता चली हैं। अब देखें कि इस पोजोलैनिक मटेरियल को मिलाने से जो आपके पास सीमेंट बना उसको अपन ने कह दिया पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट। अब मैं अगर बात करता हूँ, मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कशन कर रहे थे कि लो हीट सीमेंट, साथ में आपका पोजोलैनिक पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट एंड स्लैग सीमेंट, इन तीनों की हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू कम होती है। सो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लो। अब बात ये आती है कि चलिए पोजोलैनिक मटेरियल आपने मिला दिया और आपने बना दिया पोजोलैनिक सीमेंट। अब पोजोलैनिक सीमेंट के बारे में डिस्कशन करते समय हम बात करते हैं कि इस पोजोलैनिक सीमेंट को मिलाने से हुआ क्या। तो पोजोलैनिक सीमेंट को मिलाने से कई सारे अपने बेनिफिट होते हैं, जिन बेनिफिट के बारे में यदि मैं डिस्कशन करूं तो देखें, सबसे पहले क्या होता है, अब आप समझ चुके हैं पोजोलैनिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो हाईली सिलिशियस एल्यूमिनियस, जिनकी खुद की कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन सीमेंट में मिलाने पर इनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और फ्लाई ऐश एंड सुर्खी वगैरह इस चीज़ों के एग्जाम्पल हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी कम होती है। यदि मैं बात करता हूं कि पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट को मिलाने से सीमेंट में हुआ क्या, तो एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करें तो देखिए, सबसे पहली बात कि एक फ्यूज मटेरियल को मिलाने से उस सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाता है, मींस हीट का लॉस जो होता है वो कम हो जाता है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी चीज़ कि जो सीमेंट की फिनिशिंग प्रॉपर्टी होती है, सीमेंट की फिनिशिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। मेन फैक्टर सीमेंट का कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, सीमेंट का कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, सीमेंट की
वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, सीमेंट की वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसमें सीमेंट में क्रैक, श्रिंकेज जैसी शिकायतें भी कम हो जाती हैं। श्रिंकेज, क्रैक वगैरह ये जो शिकायतें होती हैं ये सीमेंट में कम हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखें मेन चीज़ कि जो स्ट्रेंथ की अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये आपके बेनिफिट्स अपन ने बात किया कि इसको पोज़ोलैनिक मटेरियल को मिलाने से सीमेंट में हुआ क्या। अब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ की, तो देखें पीपीसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो ओपीसी की स्ट्रेंथ के बराबर होती है, लेकिन पीपीसी इज चीपर देन ओपीसी। ओपीसी से सस्ता होता है क्योंकि इसमें पोज़ोलैनिक मटेरियल यूज़ किया जाता है और ये फ्यूज मटेरियल होता है और इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसीलिए पीपीसी की स्ट्रेंथ ओपीसी के बराबर होती है, लेकिन पीपीसी ओपीसी से सस्ता होता है। अगर मैं यहीं पर इसके यूजेस के बारे में बात करूँगा तो इसके यूज़ देखें। यूज़ में अपन सिंपली कह सकते हैं इसको मास कंक्रीटिंग में यूज़ किया जाएगा। जिस सीमेंट की लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है उसको अपन मास कंक्रीटिंग में यूज़ में ले सकते हैं, जैसा कि डैम, रिजर्वायर या जितनी भी रिटेनिंग वॉल्स होती हैं उन सब के लिए। ओके।